हेलो और बिहार मैटर्स पर स्वागत है। इस डीप डाइव सीरीज के एक और नए और बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर में बिल्कुल। आज का जो हमारा लेक्चर टॉपिक है वो कला और संस्कृति के नजरिए से बहुत ही अहम है। हम बात करने वाले हैं भारतीय शास्त्रीय संगीत की। हाँ, और जो भी स्टूडेंट्स बीपीएससी, बिहार सीजीएल, बिहार एसएससी, सब इंस्पेक्टर या फिर टीचर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज का ये डिस्कशन बहुत काम का होने वाला है। एकदम सही कहा। मतलब अक्सर हम देखते हैं कि कला और संस्कृति वाले सेक्शन में हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत के बीच के अंतर या उनके इतिहास से सीधे सीधे सवाल पूछ लिए जाते हैं। जी, और इसीलिए आज हम अपने लेक्चर नोट्स 02 के आधार पर इसका एक बहुत ही विस्तृत विश्लेषण करेंगे। तो बिना किसी तकनीकी उलझन के इस विषय की गहराई में चलते हैं। हमारा मिशन बस इतना है कि हम ये समझ सकें कि कैसे एक ही प्राचीन स्रोत से संगीत की दो इतनी बड़ी और अलग परंपराएं विकसित हुईं। बिल्कुल, तो चलिए इस ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। जब भी हम भारतीय संगीत के जन्म या उसके एकदम शुरुआती आधार की बात करते हैं, तो इतिहास हमें सीधा वैदिक काल में ले जाता है। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है वो है सामवेद का। मतलब ये सोचना ही कितना अद्भुत लगता है कि हमारी जो संगीत परंपरा है वो कोई 100-200 साल नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी है। सही बात है। सामवेद को भारतीय संगीत का सबसे शुरुआती और प्रामाणिक संदर्भ माना जाता है। क्या हम सामवेद को भारतीय संगीत का पहला ब्लूप्रिंट कह सकते हैं? जी, एकदम कह सकते हैं। सामवेद में सिर्फ श्लोक नहीं थे, बल्कि उन श्लोकों और मंत्रों को एक खास लय और धुन में गाने का पूरा एक वैज्ञानिक तरीका बताया गया था। उस समय ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने के लिए इसी संगीतबद्ध उच्चारण का सहारा लिया जाता था। लेकिन वो तो एक शुरुआत थी। इसके बाद संगीत को एक व्यवस्थित रूप देने के लिए कुछ बहुत ही मूलभूत ग्रंथ लिखे गए। बिल्कुल, और एग्जाम के दृष्टिकोण से छात्रों को दो ऐतिहासिक ग्रंथों के नाम और उनके रचयिता जरूर याद रखने चाहिए। पहला है भरत मुनि द्वारा रचित नाट्यशास्त्र, जिसका समय काल लगभग 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी के बीच का माना जाता है। हाँ, ये ग्रंथ कला, नाटक और संगीत का एक तरह से विश्वकोश है। और दूसरा जो सबसे अहम ग्रंथ है, वो है 13वीं शताब्दी में सारंगदेव द्वारा लिखा गया संगीत रत्नाकर। संगीत रत्नाकर। ये ग्रंथ इतना अहम क्यों है? मतलब ऐसा क्या खास है इसमें? इसकी खासियत इसमें छिपे उस ऐतिहासिक मोड़ में है जिसे हम एक आहा मोमेंट कह सकते हैं। संगीत रत्नाकर वो अंतिम सर्वमान्य ग्रंथ है जिसे पूरा भारत, चाहे वो उत्तर हो या दक्षिण, एक ही रूप में मानता था। अच्छा। मतलब 13वीं शताब्दी तक भारतीय शास्त्रीय संगीत का कोई हिंदुस्तानी या कर्नाटक विभाजन नहीं था। संगीत एक ही था। तो फिर ये महान विभाजन हुआ कैसे? इतिहास के पन्नों में ऐसा क्या बदला कि ये एक संगीत प्रणाली दो बिल्कुल अलग-अलग रास्तों पर निकल पड़ी? एक बदलाव हुए, दिल्ली सल्तनत आई और फिर मुगलों का शासन शुरू हुआ। और इसी के साथ उत्तर भारत में फारसी और इस्लामी संस्कृति का प्रभाव बढ़ने लगा। बिल्कुल, और जब संस्कृतियां मिलती हैं तो कला पर उसका असर दिखना लाजमी है। उत्तर भारत का जो संगीत था वो धीरे धीरे महफिलों और शाही दरबारों का हिस्सा बनने लगा। मतलब उत्तर भारत में संगीत दरबारों की शान बढ़ा रहा था और उसमें फारसी तत्व घुलने मिलने लगे थे। तो इसी बीच दक्षिण भारत में क्या चल रहा था? दक्षिण भारत इस राजनीतिक उथल-पुथल और विदेशी प्रभाव से काफी हद तक सुरक्षित रहा। वहां का संगीत दरबारों की जगह मुख्य रूप से भव्य मंदिरों पर केंद्रित रहा। ये पूरी तरह से भक्ति आंदोलन से प्रेरित था। तो ये तो ऐसा हो गया जैसे भूगोल और इतिहास ने मिलकर कला की दिशा ही तय कर दी। उत्तर में संगीत ने दरबारों में मनोरंजन और कलाबाजी का रूप लिया और दक्षिण में वो आध्यात्मिक और भक्ति का माध्यम बना रहा। बहुत ही सटीक विश्लेषण है। अब इसे थोड़ा और स्ट्रक्चर्ड तरीके से देखते हैं। पहले हम हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत यानी उत्तर भारतीय प्रणाली पर फोकस करते हैं। चलिए। दिल्ली सल्तनत और मुगलों के संरक्षण में इसका खूब विकास हुआ। और जब इस फारसी एकीकरण की बात आती है तो एक नाम जो बार बार एग्जाम में भी पूछा जाता है वो है अमीर खुसरो का। जी। अमीर खुसरो का योगदान हिंदुस्तानी संगीत में बहुत ही क्रांतिकारी रहा है। परंपरागत रूप से जो हम आज ख्याल और तराना जैसी शानदार गायन शैलियां सुनते हैं, उनके विकास का श्रेय उन्हें ही दिया जाता है। उन्होंने संगीत में एक तरह का नयापन ला दिया था। तो अगर हम हिंदुस्तानी संगीत की इन प्रमुख गायन शैलियों को थोड़ा डिकोड करें जी, तो सबसे पहले नाम आता है ध्रुपद का। ध्रुपद हिंदुस्तानी संगीत की सबसे पुरानी जीवित शैली है। ये बहुत ही गंभीर, अनुशासित और भक्तिपूर्ण शैली है। इसमें नियमों का बहुत सख्ती से पालन किया जाता है। हाँ,
शुरुआत में ये भी मंदिरों में ही गाई जाती थी, लेकिन बाद में ये शाही दरबारों तक भी पहुंच गई। बिल्कुल। लेकिन क्योंकि ध्रुपद बहुत सख्त शैली थी, इसलिए कलाकारों को कुछ ऐसा चाहिए था जहां सुधार या कहें कि इम्प्रोवाइजेशन की थोड़ी गुंजाइश हो। और यहीं से विकास हुआ ख्याल शैली का। ख्याल, इसके तो नाम से ही पता चलता है कि इसमें कल्पना की आजादी है। सही कहा। ध्रुपद के बाद ख्याल बहुत तेजी से लोकप्रिय हुआ। आज के समय में उत्तर भारत के संगीत कार्यक्रमों में ये सबसे प्रमुख शैली है। इसमें कलाकार राग के नियमों में रहते हुए अपनी कल्पना के अनुसार सुरों का विस्तार करता है। इसके बाद एक बहुत ही एक्सप्रेसिव शैली आती है ठुमरी, जिसका सीधा नाता लखनऊ और बनारस के नवाबों के समय से है। हाँ, ठुमरी एक बहुत ही रोमांटिक और भावनाओं से भरी शैली है। इसमें सुरों से ज्यादा शब्दों के भावों पर ध्यान दिया जाता है। और इसके अलावा एक और शैली है टप्पा, जो पंजाब क्षेत्र से उत्पन्न हुई है। टप्पा काफी तेज और लयबद्ध शैली होती है ना। बिल्कुल। ये अपनी तेज गति और उछाल भरी हरकतों के लिए जानी जाती है। तो ये तो हो गई शैलियां, लेकिन ये सब गाई तो एक राग के ढांचे के अंदर ही जाती हैं। तो इस राग प्रणाली का क्या विज्ञान है? राग कोई मनमर्जी से गाई जाने वाली धुन नहीं है। इसका एक बहुत ही वैज्ञानिक और स्पष्ट ढांचा होता है। हर राग में एक आरोह होता है, जिसका मतलब है सुरों का नीचे से ऊपर की तरफ जाना, और एक अवरोह होता है, यानी सुरों का ऊपर से नीचे आना। बिल्कुल। इसके अलावा हर राग का एक वादी स्वर होता है, जिसे हम राग का सबसे प्रमुख स्वर कह सकते हैं, और एक संवादी स्वर होता है जो उप प्रमुख स्वर होता है। इन्हीं स्वरों के इर्द गिर्द पूरे राग का चरित्र तय होता है। लेकिन एक सवाल उठता है कि उत्तर भारत में इतने सारे राग विकसित हो गए थे, तो इन्हें व्यवस्थित कैसे किया गया? ये बहुत ही अहम सवाल है। इस बिखरे हुए सिस्टम को एक वैज्ञानिक ढांचे में ढालने का ऐतिहासिक काम 20वीं सदी की शुरुआत में विष्णु नारायण भातखंडे जी ने किया। ये नाम एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है, विष्णु नारायण भातखंडे। हिंदुस्तानी संगीत के तमाम रागों को वर्गीकरण करने के लिए 10 थाटों का निर्माण किया। थाटों को हम एक तरह से पेरेंट स्केल कह सकते हैं, मतलब ये 10 मुख्य परिवार हैं जिनसे बाकी के सारे राग उत्पन्न होते हैं। एकदम सही। इस वर्गीकरण ने हिंदुस्तानी संगीत को पढ़ना और समझना बहुत आसान कर दिया। चलिए अब हिंदुस्तानी संगीत से आगे बढ़ते हैं और दक्षिण भारत की ओर चलते हैं, जहां कर्नाटक शास्त्रीय संगीत अपनी पूरी भव्यता के साथ मंदिरों में गूंज रहा था। कर्नाटक संगीत की सबसे बड़ी खूबी ये रही कि इसका विकास एकदम स्वतंत्र रूप से हुआ। इसमें फारसी प्रभाव बिल्कुल नहीं था और इसका गहरा नाता वहाँ के भक्ति संतों से था। हाँ, और जब हम कर्नाटक संगीत की बात करते हैं तो 18वीं शताब्दी का जिक्र बहुत जरूरी हो जाता है। ये वो समय था जब कर्नाटक त्रिमूर्ति का उदय हुआ। ये 3 महान संगीतकार थे, त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितर और श्यामा शास्त्री। कर्नाटक संगीत में इनका योगदान इतना विशाल है कि इन्हें त्रिमूर्ति कहा जाता है। और इनकी रचनाएं मुख्य रूप से तेलुगु और संस्कृत भाषा में होती थीं, जो पूरी तरह से ईश्वर की भक्ति पर आधारित थीं। बिल्कुल। और इन्हीं रचनाओं के आधार पर कर्नाटक संगीत में भी कुछ प्रमुख गायन शैलियां विकसित हुईं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण शैली है कृति। अगर हम इसकी तुलना हिंदुस्तानी संगीत से करें तो क्या कृति को ख्याल के समान माना जा सकता है? महत्व के हिसाब से हाँ। जैसे हिंदुस्तानी कॉन्सर्ट में ख्याल सबसे मुख्य होता है, वैसे ही कर्नाटक कॉन्सर्ट में कृति सबसे अहम हिस्सा होती है। लेकिन कृति पहले से रची हुई एक बहुत ही अनुशासित भक्तिपूर्ण रचना होती है। और कॉन्सर्ट की शुरुआत में गाई जाने वाली वो तकनीकी रचना कौन सी होती है? उसे वर्णम कहते हैं। यह किसी भी संगीत कार्यक्रम की शुरुआत में पेश की जाती है। ये एक तरह का वार्म अप है, जिससे कलाकार अपनी लय और सुरों पर अपनी पकड़ को स्थापित करता है। और कार्यक्रम के अंत में एक बहुत ही तेज लयबद्ध रचना गाई जाती है, जिसे तिल्लाना कहते हैं। सही कहा। तिल्लाना हिंदुस्तानी संगीत के तराना के ही समान है। ये कार्यक्रम को एक बहुत ही ऊर्जावान मोड़ पर खत्म करने के लिए गाई जाती है। अब यहाँ एक बहुत ही बड़ा अंतर सामने आता है जो एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। हिंदुस्तानी संगीत में रागों को 10 थाटों में बांटा गया था, लेकिन कर्नाटक संगीत की प्रणाली, जिसे मेलकर्ता प्रणाली कहते हैं, उसमें रागों का वर्गीकरण कितना है? यह संख्या बहुत ही बड़ी है। कर्नाटक संगीत में 72 यानी 72 मेलकर्ता राग होते हैं। 72? 10 के मुकाबले 72 एक बहुत ही विशाल संख्या है। तो विशाल, लेकिन ये बहुत ही गणितीय और तार्किक रूप से बनाई गई प्रणाली है।
इसमें सातों सुरों के जितने भी संभव कॉम्बिनेशन हो सकते थे, उन्हें बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से 72 पेरेंट रागों में व्यवस्थित किया गया है। तो अगर हम दोनों प्रणालियों की एक आमने-सामने तुलना करें तो चित्र बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। हिंदुस्तानी संगीत में 10 थाट है, कर्नाटक में 72 मेल करता है। हिंदुस्तानी पर फारसी प्रभाव है, कर्नाटक उससे पूरी तरह अछूता है। बिल्कुल। और इसके अलावा त्रिमूर्ति की जो अवधारणा है, वो केवल कर्नाटक संगीत में पाई जाती है। हिंदुस्तानी में घराने होते हैं। सही बात है। प्रमुख शैलियों में हिंदुस्तानी में ख्याल का दबदबा है और कर्नाटक में कृति का। ये तुलनात्मक ढांचा छात्रों को परीक्षा के समय बहुत मदद करेगा। अब चूंकि हम इस डीप डाइव के आखिरी चरण में हैं, तो क्यों ना छात्रों के लिए संगीत की कुछ मूल शब्दावली को एक डिक्शनरी की तरह जल्दी से डिकोड कर लें। बिल्कुल, ये बहुत काम आएगा। सबसे पहला और बुनियादी शब्द है श्रुति। श्रुति क्या है? श्रुति को हम पिच या ध्वनि का सबसे छोटा अंतराल कह सकते हैं, जिसे इंसान का कान स्पष्ट रूप से सुन और पहचान सकता है। मतलब ये सुरों के बीच का वो बहुत ही बारीक अंतर है जो संगीत को उसकी असली गहराई देता है। एकदम सही। और दूसरा शब्द है स्वर, जिसे हम संगीत का नोट कहते हैं, जैसे सा, रे, ग, म, प, ध, नी। और इन स्वरों को जिस लयबद्ध चक्र में बांधा जाता है उसे ताल कहते हैं। ताल मतलब रिदमिक साइकिल, जो संगीत की धड़कन की तरह काम करती है। और एक आखिरी शब्द जो अक्सर सुनने में आता है, वो है आलाप। आलाप किसी भी राग का शुरुआती और परिचयात्मक हिस्सा होता है। यहाँ कोई ताल नहीं होती, कलाकार बस सुरों का बहुत शांति से विस्तार करता है और राग का माहौल बनाता है। तो आज के इस लेक्चर में हमने सामवेद की प्राचीन ध्वनियों से लेकर भरत मुनि के नाट्यशास्त्र और सारंगदेव के संगीत रत्नाकर तक का सफर तय किया। और हमने ये भी समझा कि कैसे 13वीं सदी के बाद राजनीतिक और भौगोलिक परिस्थितियों ने एक ही संगीत को 10 थाटों वाला हिंदुस्तानी और 72 मेलकर्ता वाले कर्नाटक संगीत में बांट दिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि कला और संस्कृति के इस विषय की ये स्पष्टता आप सभी को एग्जाम्स में बहुत मदद करेगी। मेरी भी छात्रों से यही सलाह रहेगी कि इन प्रमुख बिंदुओं और शब्दावलियों को अच्छे से रिवाइज कर लें। पर इस चर्चा को खत्म करने से पहले मेरे दिमाग में एक बहुत ही दिलचस्प विचार आ रहा है। इतिहास हमें बताता है कि भूगोल और राजनीतिक दूरियों की वजह से संगीत 2 अलग-अलग धाराओं में बट गया। लेकिन आज के इस डिजिटल और ग्लोबल युग में, जहां इंटरनेट ने भौगोलिक दूरियां पूरी तरह से मिटा दी हैं और फ्यूजन संगीत का चलन इतना बढ़ गया है, क्या ऐसा हो सकता है कि भविष्य में हम इन दोनों परंपराओं का एक नया एकीकृत रूप देखें? ये एक बहुत ही विचारोत्तेजक संभावना है। मतलब क्या भविष्य में हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत मिलकर कोई तीसरी महान संगीत धारा का निर्माण कर सकते हैं? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बिल्कुल। और इसी दिलचस्प विचार के साथ हम आज का ये सेशन यहीं समाप्त करते हैं। हमारी कला और संस्कृति सीरीज के अगले लेक्चर में हम एक नए टॉपिक के साथ फिर जुड़ेंगे। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई और रिवीजन जारी रखें। बिहार मैटर्स के इस लेक्चर से जुड़ने के लिए धन्यवाद। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।